लिखित संविधान था, नहीं तो पहले कोई लिखित संविधान की कोई जरूरत नहीं होती थी। वर्ल्ड का पहला कंट्री अमेरिका था जहां लिखित संविधान। अब पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे भारत में किस प्रकार संविधान आगे बढ़ा, और इसी का भारत का संवैधानिक विकास हम चैप्टर शुरू किए। और इसमें महत्वपूर्ण चीज हम लोग को समझना है कि भारत में मुख्य रूप से हमारे यहाँ इंग्लैंड से कुछ अमीर व्यक्तियों का एक कंपनी था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहे, और इंग्लैंड के राजा ने इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिट किया। चाहे महारानी एलिजाबेथ हो, जेम्स प्रथम हो, सभी ने कोशिश किया कि हमारे कुछ लोग वहां भारत में बिजनेस करें, और इससे उन लोगों को फायदा होगा ही होगा। अधिक फायदा कमाएगा तो हम लोग को भी कुछ गिफ्ट कुछ मिलते रहेगा। और धीरे धीरे हम लोग देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ दिनों के लिए शुरुआत में मिला कि हाँ, आप भारत में व्यापार कर सकते हैं, आपको व्यापारिक एकाधिकार मिलता है। एक अधिकार का मतलब है एक अकेले अधिकार, दूसरे इंग्लैंड का कोई व्यक्ति भारत में जाके बिजनेस नहीं करेगा, सिर्फ आपकी कंपनी भारत में बिजनेस करेगी। देखते देखते एक कंपनी भारत में आई तो थी बिजनेस के लिए, लेकिन इसे भारत के कुछ क्षेत्र प्राप्त होना शुरू हो गया, और वो प्राप्त होने का कारण था भारत बेखबर थे। यहाँ छोटे छोटे कई राजा थे, और अंग्रेजों ने अपने हस्तक्षेप से सबसे पहले मुख्य रूप से अपना एक क्षेत्र बनाया, और यह क्षेत्र इनका था बंबई प्रेसिडेंसी। मुंबई प्रेसिडेंसी ये सबसे पहले बना, और ये इनके ताकत से कम दहेज में पुर्तगाल के द्वारा मिला, और ये दहेज में मिला तो अपना इस क्षेत्र पे वो अपना अधिकार की। धीरे धीरे मद्रास जो है इन पे भी इनका अधिकार हो गया, और बाद में पलासी और बक्सर जैसे युद्ध से मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में भी इनका अधिकार हो गया। बात को ध्यान से समझेंगे। 1764 आते आते 3 मेन सेंटर थे जहां अंग्रेज का अपना वर्चस्व था, मुंबई, मद्रास और बंगाल। इसके लिए हम आपको बताए थे कि जो कंपनी थी वो 2 भागों में अपने आप को बांट के रखती थी। एक का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरे थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। जो उसके मालिक थे वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में मेंबर होते थे, और उन्हें वोटिंग करने का, वोट देने का अधिकार था। और इसी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में से 24 व्यक्तियों को 1 साल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए जाते थे, और वे 1 साल के लिए ही 24 रहते थे, अगले बार फिर चेंज हो जाते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर होते थे, इनकी ड्यूटी होती थी इंग्लैंड से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप को देखना। और इनके द्वारा जब देखा गया कि 3-3 क्षेत्र हम अधिकार कर लिए हैं, तो इन तीनों क्षेत्र के देखभाल के लिए इन लोगों ने 3 गवर्नर की नियुक्ति किया। गवर्नर मीन्स राज्यपाल, आप देखते ही हो। अब 3 बड़े बड़े क्षेत्र हो गए, तो एक मद्रास के गवर्नर बने, दूसरे जो आए मुंबई के गवर्नर हुए, और तीसरे बंगाल के गवर्नर हुए। और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में 3 गवर्नर काम कर रहे थे। 3 गवर्नर में हम लोग देख लिए बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर और मुंबई के गवर्नर। तीनों गवर्नर अपने अपने ढंग से अपना शासन चला रहे थे। इनको जो भी इच्छा थी ये बंबई में चलाएंगे, इनकी जो इच्छा है बंगाल में चलाएंगे। हम लोग फिर देखिए 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इस संधि के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। द्वैत का मतलब है दोहरा शासन। बंगाल के नवाब के जिम्मे में केवल प्रशासनिक अधिकार मिले, जबकि दीवानी अधिकार, रुपये पैसे के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त हो गया। और 1765 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार का फैल गया। लोग एक दूसरे को कुछ भी बहुत ज्यादा धन अर्जित करने लगे, और बताने लगे कि भारतीयों से मुझे गिफ्ट मिला है, अपना स्वयं हम बिजनेस किए हैं उससे आया है। मतलब कोई कर्मचारी गया और उसको करोड़ रुपया हो गया, तो वो क्या कर रहा है, किसी भारतीयों को दे रहा है कि हमको गिफ्ट में दे दीजिए, मेरा ही पैसा, हमारा ये वहां दिखाने के लिए होगा कि हमको गिफ्ट मिला है। कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो कि मेरा अपना बिजनेस से आया। और इस प्रकार यहाँ पे काफी ज्यादा समस्या आ रही थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इस समय लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी, और लॉर्ड नॉर्थ चाहते थे कि हमारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी से इनकम हो। और इसके लिए जब वो इनकम की मांग कर रहे हैं, तो आपको बताया कि 1772 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी इतने ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गए, भाई भतीजावादी हो गए, कि अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्ज ऋण मांगने का डिमांड कर रहे हैं। तब लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ढंग से चलाएंगे, इनके अधिकार को हम सीमित करेंगे, हमारा भी इंग्लैंड के जो संसद है उसका हस्तक्षेप होगा। और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन चल रहे थे उसमें हस्तक्षेप करने के लिए कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी चले, एक नया कानून बनाया गया जिसको हम लोग कहे रेगुलेटिंग एक्ट। पंखा में जैसे रेगुलेटर होता है, उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एक्ट बना जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पूरे ध्यान से सुनेंगे, आज का क्लास एकदम मैं चाहता हूं सभी लोग को एकदम याद होते चला जाए। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आप देख रहे हो,
इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे और इन्होंने जो एक्ट बनाया, अधिनियम बनाया, ब्रिटिश संसद में पारित किया, ये पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप के लिए था। ये कानून दोनों जगह के लिए बना। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक कौन होंगे और भारत में किस प्रकार से वर्क करेंगे, दोनों जगह के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इंग्लैंड के लिए किया गया कि 1 साल पहले से जो भी व्यक्ति कम से कम 1000 पाउंड का शेयर रखे हुए है, उसी व्यक्ति को कोड ऑफ प्रोप्राइटरशिप में वोट देने का अधिकार है। यानी मालिक बन के वोटिंग करने का अधिकार उन्हीं को है जो कम से कम 1 साल पहले से 1000 पाउंड का शेयर लगाया है ईस्ट इंडिया कंपनी में। वे सभी लोग इसमें वोटिंग कर सकते हैं। और वोटिंग के द्वारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 सदस्यों का था, इसका पहले प्रति वर्ष चुनाव होता था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया कि अब हर 4 साल पर इसके चुनाव होंगे। हर साल चुनाव नहीं हो, 4 साल पर इसके चुनाव होंगे और 6-6 सदस्य हर वर्ष रिटायर करते जाएंगे और हर साल 6 सदस्य का चुनाव होते जाएगा। 6 गुना 4 24 हो, मतलब शुरुआत में 6 को हटा लिए और हर साल हुआ कि 6-6 सदस्य हम चुनेंगे, 4 साल के लिए वो चुने जाएंगे और इन्हीं के नियंत्रण में फिर सब चीज होगा, वे अपना चलाएंगे। यानी इंग्लैंड के लिए रेगुलेटिंग एक्ट हुआ कि जो 1 साल पहले से 1000 पाउंड का शेयर रखे हैं, वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप मतलब मलिकाना हक रखेंगे, वो वोट देने के अधिकारी होंगे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 मेंबर जो सालाना चुने जा रहे थे, वो 4 साल पर चुने जाएंगे। हर साल 6-6 सदस्य चुने जाएंगे, उनके कार्य अवधि 4 साल की होगी। और भारत के लिए नए प्रावधान आए। भारत के लिए किया गया कि जो अब हमारा कलकत्ता मतलब बंगाल का गवर्नर है, मुंबई का गवर्नर है, मद्रास का गवर्नर है, इन सभी गवर्नर में जो बंगाल का गवर्नर है, इसको गवर्नर के जगह गवर्नर जनरल कहा जाएगा। बात को फिर से सुनेंगे। मद्रास का गवर्नर होगा, मुंबई का गवर्नर होगा, लेकिन बंगाल में गवर्नर के जगह गवर्नर जनरल होगा। और जो मद्रास और मुंबई है, उसको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया कि आप लोग का हेड बॉस, आप लोग गवर्नर हैं, एक गवर्नर जनरल है। और मद्रास और मुंबई कलकत्ता के अधीन हो गए। कलकत्ता के गवर्नर उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे। ये बंगाल के पहला गवर्नर जनरल बने और इसीलिए पूछा जाएगा बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेट करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स अपने मन से कुछ ना करे, इसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 व्यक्तियों को एक कमेटी बनाई गई, कार्यकारी परिषद, और गवर्नर जनरल को कहा गया कि आप अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। ये चारों बहुमत से जो डिसीजन लेंगे आपको वही करना है। मतलब ये 4 आदमी बैठेंगे, इसमें 3 व्यक्ति अगर कह दिए कि यहां अटैक होना चाहिए तो आप शुरू हो जाइए। अगर 50-50 पे होगा, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, तब आपको वोट देने का अधिकार होगा। फिर आप जिधर चाहिएगा उधर कर सकते हैं। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में एक कलकत्ता में तय किया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और इनके सहयोग के लिए 3 सदस्य होंगे, यानी 3 सदस्य और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। बताओ जल्दी से, इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी से नाम बता दीजिए। इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी नाम लिखिए। नहीं, अभी तक तो नाम कोई नहीं लिख पाए। खैर, ध्यान देंगे। सबसे पहला जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे, आपसे पूछा जाएगा, एलिजा एम्पे। नाम आपको ध्यान रखना है, एलिजा एम्पे। ये पहला मुख्य न्यायाधीश थे। अमन जी, अरविंद जी, देखिए कुछ और के लिखे हैं। एलिजा एम्पे पहला मुख्य न्यायाधीश रहे। 3 इनके सपोर्टिंग न्यायाधीश थे। कहने के लिए बंगाल के गवर्नर के अंदर ये दोनों गवर्नर को किया गया था, लेकिन इस समय बंगाल के गवर्नर को भी 4 सदस्य के कार्यकारिणी परिषद थे। मद्रास के भी गवर्नर को 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद मिले। बंबई के भी गवर्नर को 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद मिले कि आप 4 व्यक्तियों के समूह से जो आपको डिसीजन मिले, एक कार्यकारिणी परिषद है, उसी के अनुसार से आप वर्क करिए। पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद आएंगे। 11 साल तक यही नियम चला। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहली बार प्रयास हुई। संविधान देखो धीरे धीरे ऐसा ही बनेगा। शासन किए, क्या कमी रह गई, उसके अनुसार से संशोधन किए। कई संशोधनों के बाद जो निचोड़ आएगा वो हमारे देश के लिए संविधान बन जाएगा। तो इसमें हम लोग देखें 1773 में जो कानून बना रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, मद्रास और मुंबई को इसके अधीन किया गया। नाम का अधीन था लेकिन ये लोग सुनते नहीं थे और इसीलिए इसको और प्रभावी बनाने के लिए 11 साल बाद 1784 में एक एक्ट लाया गया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया।
बातों पर ध्यान देंगे। अब जो एक्ट आया, इस एक्ट का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 11 वर्षों तक कार्य में रहा। पिट्स इंडिया एक्ट में लाने वाले लॉर्ड नॉर्थ ही थे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था हम ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक पावर सब छीन ले, सब इंग्लैंड में ले आए, सरकार में ले आए। लेकिन उन्होंने हड़बड़ी किया और लॉर्ड नॉर्थ की सरकार इस समय गिर गई और ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय पिट बने और पिट से ही नए कानून आए, पिट्स इंडिया एक्ट। यानी पहला में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ है और पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट है। और पिट ने 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट बनाया, बहुत कम समय तक रहा, बहुत ज्यादा विवाद हुआ। 2 ही साल बाद इसमें संशोधन भी करना पड़ा 1786 में, फिर चार्टर एक्ट आ गया। यानी जितने कानून आए उसमें सबसे कम समय के लिए अगर कोई प्रभावी रहा तो वो पिट्स इंडिया एक्ट था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा कानून सबसे कम समय के लिए प्रभावी रहा, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें लेकिन कुछ अच्छे प्रावधान किए गए। पहली बार ऐसा किया गया कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग किए गए। 2 तरह के काम दिए गए। एक तो है कि कंपनी बिजनेस करेगी, व्यापार करेगी। इंग्लैंड कहा कि इसमें हम कोई हस्तक्षेप अभी तुमको नहीं करेंगे, जैसे बिजनेस करना है तुम जो कर रहे हो करो। तुम्हारा जो राजनीतिक पहलू है, किस राजा पे हमला करोगे, किस राजा से संधि करोगे, किस राजा से तुम्हारे बिहेवियर क्या होंगे, उसके लिए हम तुमको कंट्रोल करेंगे। और वो कंट्रोल के लिए एक पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। पूछा जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो समझना पिट्स इंडिया एक्ट 6 सदस्य का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। और इस कंट्रोल में अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इंग्लैंड में जो मंत्री हैं, उस मंत्री में कोई एक मंत्री को प्रधानमंत्री इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य बनाएगा, ताकि सीधा सीधा नियंत्रण हमारा राजनीतिक मामले, जो पहले से 4 सदस्यों की कार्यकारिणी चल रही थी, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जिसमें 4 सदस्य थे, पिट्स इंडिया एक्ट से उसके सदस्य की संख्या 3 कर दी गई कि गवर्नर जनरल वो 3 व्यक्तियों के सलाह से चलेंगे। एक गवर्नर जनरल की परिषद होगी, जो पहले 4 था, रेगुलेटिंग एक्ट में 4 थे, पिट्स इंडिया एक्ट में 3 हो गए। और पहली बार ब्रिटिश संसद ने कहा कि ब्रिटिश अधिकृत भारत प्रदेश जो हमारा है, उसमें राजनीतिक मामले के लिए हमारा 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। ये राजनीतिक मामले के लिए होगा, बाकी व्यापारिक राजनीतिक के लिए गवर्नर जनरल की जो परिषद है 4 का, उसमें 3 रहेंगे। और बंबई और मद्रास के गवर्नर का जो परिषद था 3 का, वो परिषद के साथ अब बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गया। इसमें फाइनली हो गया कि आपको अंडर में रहना ही रहना है। रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत क्लियर कट नहीं था, इसीलिए गवर्नर में लड़ाई चल रही थी। बंगाल के गवर्नर जनरल कुछ बोले तो मद्रास वाले नहीं सुनते थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि नहीं, बंबई और मद्रास के जो गवर्नर का परिषद है, वो परिषद के साथ बंगाल के गवर्नर के अधीन होगा। इसमें बिल्कुल क्लियर कट एकदम किया गया। अब इसमें नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने एकदम नियम लगा दिया राजनीतिक मामले में कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी देशी राजा के साथ युद्ध करना है कि उससे संधि करना है, इसके लिए खुद निर्णय नहीं लेगा, वो कंपनी के डायरेक्टर से अनुमति लेगा। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 मेंबरान हैं, वो तय करेंगे कि हाँ हमको युद्ध करना है कि संधि करना है, ताकि कोई खामियाजा हो तो कंपनी का ना हो और डायरेक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसको तय करे। देखिए कितना जबरदस्त चल रहा है। लेकिन हमने बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट संवैधानिक प्रयोग सबसे अल्पकालिक रहा, बहुत कम समय के लिए रहा। 1784 में आया और 86 में ही इसमें कुछ संशोधन करना पड़ गया और इसके बाद नए कुछ नियम आए जिसको चार्टर एक्ट कहते हैं। चार्टर मीन्स होता है आदेश, चार्टर मीन्स आदेश होता है। अब इंग्लैंड की संसद डायरेक्ट आदेश देना शुरू की कि हम प्रत्येक 20 साल पर कुछ कानून बनाएंगे और घिघियाएंगे नहीं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम्हें ऐसा करना है, उसी को चार्टर कहते हैं। और पहला चार्टर एक्ट आया 1793 का चार्टर। तुमसे पूछा जाएगा चार्टर, तो आप कहोगे कि समझ गए, पहला चार्टर है 1793। इस चार्टर के द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, जो अभी हम लोग सुने पिट्स इंडिया एक्ट में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पहले पेमेंट, अब सोचो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसका अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य है, इंग्लैंड में रहता है, तो इसका पेमेंट ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ब्रिटेन से होता। लेकिन चार्टर एक्ट 1793 से कहा गया कि नहीं, वो भले इंग्लैंड में रहता है लेकिन इसका पेमेंट भारतीय कोष से मिलेगा। जो 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं, उन सब का पेमेंट भारतीय कोष से दिया जाएगा।
कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको हम 20 साल के लिए बढ़ाते हैं। ये 1793 का मेन चार्टर एक्ट हो गया कि 20 साल तक तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई इंग्लैंड का व्यक्ति नहीं जाएगा, तुम्हें एकाधिकार है, तुम बिजनेस करो। और 1793 में जब 20 साल आप जोड़ दोगे तो बन जाएगा 1813। और 1813 का चार्टर काफी इंपॉर्टेंट है। 1813 के चार्टर में अब नया आदेश दिया गया। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ? तो 1813 के चार्टर के द्वारा। अब तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल चाय का बिजनेस सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, चीन के साथ बिजनेस सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी कोई सामान इंग्लैंड के कोई व्यापारी जा सकते हैं, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार अब नहीं रहा। कोई बिजनेस इंग्लैंड का व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अभी टाइट नियम है। अभी है कि इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत में बिजनेस करेगा कि नहीं, भारत आके रहेगा कि नहीं, इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई चल देगा और आके रहने लगेगा। एकाधिकार समाप्त है, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल से भारत में आने के लिए अंग्रेज को भी परमिशन और अनुमति लेना पड़ेगा। पहली बार 1813 के चार्टर से ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई कि इंडिया में भी ईसाई मिशनरी कोई आ सकते हैं और धर्म प्रचार कर सकते हैं। 1813 के चार्टर से पहली बार भारतीयों के शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख का बजट पारित किया गया कि जो भारतीय हैं 1 लाख रुपए का इन्हें बजट है शिक्षा में डेवलपमेंट के लिए। और कंपनी के बाकी अधिकार को फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी 1813 के चार्टर इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए, केवल चाय और चीन के साथ बिजनेस का ही एकाधिकार रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। किसी भी इंग्लैंड के व्यक्ति को भारत आके रहने और व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस जरूरी था। भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख का बजट पास हो गया और कंपनी का अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 में 20 साल जोड़ोगे तो 1833 का चार्टर आएगा। और 1833 के चार्टर में यह तय कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। अब चाय और चीन के बिजनेस भी कोई अंग्रेज कर सकता है। पहली बार 1833 में कहा गया कि इंग्लैंड के कोई भी व्यक्ति भारत आए, बिजनेस करे, रहे, इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई आ सकता है। और कंपनी को कहा गया आपका काम व्यापार देखना नहीं है, राजनीतिक काम कीजिए, राजनीति देखिए, राजनीति को संभालिए, क्योंकि इस समय तक क्षेत्र मेरा काफी बढ़ गया है। अब आपका बंगाल का जो गवर्नर जनरल था 1833 के चार्टर से कहा गया कि यह भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। यानी 1833 के चार्टर में तय किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। अंग्रेज बिना अनुमति पत्र के भारत आ सकते हैं। और 1833 में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहा गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है अब इंग्लैंड से बहुत कानून बनकर नहीं आएगा, कितना बनाएंगे। इसीलिए परिषद के साथ बैठ करके जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो भारत के लिए खुद कानून बना सकता है। यानी कोई चीज उसे लगे कानून बनाना है तो जितने परिषद में हमारे 6 सदस्य हैं उनके साथ बैठ जाइए और स्वयं कानून पास कर लीजिए, ये बन जाएगा। जो गवर्नर जनरल के लिए आपको बताए थे उसके परिषद में शुरुआत में 4 सदस्य थे, पिट्स इंडिया एक्ट से 3 सदस्य हुए। फिर यहाँ पे गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य फिर शामिल किया गया, उनको फिर 4 किया गया और एक चौथा सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य एक शामिल किया गया जो कानून के ज्ञाता होंगे और वो सदस्य के साथ मिल करके कानून बनाएंगे। पहला कानून सदस्य के रूप जानते हो लॉर्ड मैकाले को सदस्य बनाया गया। कभी कभी मैकाले का नाम आपसे पूछता है कि कानूनी सदस्य जो थे वो पहला कौन बने, तो लॉर्ड मैकाले। और 1833 के चार्टर में पहली बार वर्णन किया गया कि दासों की स्थिति में सुधार लाएं और जो दास प्रथा है उसके अंत करने का प्रयास करें। दास प्रथा को अंत करना है। और तब 20 साल के लिए फिर ये कंटिन्यू कर दिया गया और अगला 33 में 20 जोड़ेंगे तो 1853 का चार्टर आएगा। 1853 के चार्टर में सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जिनकी संख्या 24 थी, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। ये 18 जो किया गया उसमें भी तय किया गया कि 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। अब सोचो कितना हस्तक्षेप ब्रिटिश संसद का बढ़ गया। जो करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेंगे। डायरेक्टर पहले 24 थे, अब डायरेक्टर 24 की जगह 18 होंगे और उस 18 में भी 6 डायरेक्टर क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। वो 1000 शेयर हुए का कोई उनका कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा 18 सदस्य क्राउन मनोनीत करेंगे। और जो गवर्नर जनरल है इनके लिए स्पेशली जो भारत के गवर्नर जनरल हैं इनके लिए विधायिका और प्रशासनिक कार्य अलग किया गया।
विधायिका का मतलब हो गया नियम कानून बनाना, ये डिपार्टमेंट अलग होंगे, और प्रशासनिक कार्य नियम कानून को लागू करना, इसके लिए डिपार्टमेंट अलग होंगे। और पहली बार विधायिका के लिए के बैठने के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। धीरे धीरे देखो यही लोकसभा का रूप लेगा। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और इसमें 6 सदस्य बनेंगे। अभी जो भी काम चल रहा है सबका हेड सेंटर कलकत्ता चल रहा है। इसीलिए आप देखो इस समय भारत की राजधानी भी कलकत्ता है। आप जानते हो 1911 में जाकर के बंगाल विभाजन रद्द होगा और तब जाके कलकत्ता से राजधानी हटा के दिल्ली स्थापित किया जाएगा। उस समय तब दिल्ली में एक केंद्रीय विधान परिषद की फिर स्थापना होगी। अभी कानून बनाने के लिए बजाते एक सिस्टम बन गया और प्रशासनिक कार्य के लिए पहली बार सिविल सेवकों के भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया गया कि जो सिविल सेवक होंगे, जिनको अभी आईएएस कहते हो, उसके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगी और जो पास करेंगे वो यहाँ पे प्रशासन। और पहली बार 1853 के चार्टर में निश्चित समय अब तय नहीं किया गया कि 20 साल के लिए आपको किया गया, जब तक बढ़िया से चलाएंगे आप आगे कंटिन्यू कीजिए। लेकिन उसी बीच आप सभी लोग जानते हैं 1857 का भयंकर विद्रोह हो गया। लगने लगा कि ब्रिटिश की सत्ता से भारत स्वतंत्र हो जाएगा। बहुत मुश्किल से विद्रोह को दबाया गया और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड ने कहा कि अब हम डायरेक्ट खुद मॉनिटरिंग करेंगे और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से भारत हो जाएगा जो 1947 तक चलेगा। यानी अब जो नियम कानून होंगे, 2 तरह के नियम कानून होंगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम कानून होंगे जो 1773 से लेकर के हम लोग देखें 1853 के चार्टर तक के लिए होंगे, और दूसरा 1858 से लेके 1947 तक ये हमारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत डायरेक्ट होगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए डायरेक्ट होगा। यानी हम लोग को दिमाग में बैठाना है कि जो संवैधानिक विकास है 2 स्तर का। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1773 से 1853 और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन 1858 से 1947। अब जितने लोग पढ़े हो एक बार बोलेंगे फाइनल एकदम रिवीजन हो जाएगा, इतना क्लास लगना चाहिए कि जी एकदम दिमाग में घूम रहा। तब धीरे धीरे 3 क्लास लगभग लेंगे, संवैधानिक विकास का सेक्शन खत्म हो जाएगा। तब भारत के संविधान के निर्माण की कहानी सुनेंगे और जिन लोगों का इधर का स्टेप क्लियर होगा उधर पढ़ने में एकदम आराम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग एक बार सुन लें 1773 हम लोग सुने रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, फिर हम लोग देखें यहां से चार्टर एक्ट होगा प्रत्येक 20 साल के लिए, और यह है 1793, 1813, 20 साल जोड़ते जाना, 1833 और 1853 चलता 20 साल फिर। लेकिन 1857 में विद्रोह हो गया 40 साल बाद, इसीलिए 1858 से अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1947 तक सब चलेगा। और एक डेट बिल्कुल सभी को एकदम याद चाहिए, 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, इसमें 20 साल जोड़ते चले जाना तो चार्टर होगी। अब प्रमुख पॉइंट जो है एक बार सुने, एकदम क्लियर होना चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट में आपने जो प्रमुख बातें सुने, ये पहला कानून था जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद अपना मुख्य रूप से प्रभाव बढ़ाना चाह रहा था। इसका उद्देश्य था जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचारिता है उसको भगाएं। इसके लिए हम लोग देखें 2 स्तर पर इन्होंने तय किया। इंग्लैंड में जो हमारे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप है उसमें उन सभी लोग को वोट देने का अधिकार दिया जो 1 साल पहले से 1000 पाउंड के शेयर होल्डर हैं, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसका चुनाव जो प्रत्येक 1 साल पर था उसको 4 साल पर किया गया। इंग्लैंड में परिवर्तन था। भारत में इंपॉर्टेंट हम लोग देखें, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया बंगाल का। दूसरा नंबर हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखें रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत नियम बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई भी कर्मचारी अपना स्वयं बिजनेस नहीं कर सकते और न किन्हीं से गिफ्ट ले सकते हैं। ये सब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लॉक किया गया। फिर जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इसमें इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे कम समय के लिए लागू हुआ। दूसरा नंबर पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोग देखे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल के परिषद में यहाँ 4 सदस्य थे, पिट्स इंडिया एक्ट से 1 सदस्य घटा दिए गए, 3 किए गए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे जिसमें एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य उसका अध्यक्ष होता था। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हम लोग देखे कि अंततः बंगाल और के अंतर्गत मुंबई और मद्रास के गवर्नर को सपरिषद कर दिया गया। फिर हम लोग देखे चार्टर एक्ट 1793 में काफी इंपॉर्टेंट हम लोग देखे 20 साल के लिए इनके शासन को बढ़ाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट 1813 का चार्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। केवल चाय और चीन के साथ बिजनेस में एकाधिकार रहा। यहां पे हम लोग देखे कंप्लीट एकाधिकार समाप्त हो गया, चाय और चीन भी चला गया। सिर्फ राजनीतिक कार्य मुख्य रूप से दिए गए।
और यहाँ पे हम लोग देखे कि 20 साल अब पहली बार खत्म किया गया और परमानेंट अब वृद्धि की बात नहीं की गई। एक बार अब इसको बढ़िया से आप देख लोगे तो आज के क्लास में हम लोग देखे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी हमारे संवैधानिक विकास थे वो आज कंप्लीट कर लिए। अगले दिन हम लोग देखेंगे 1858 से आगे 2 क्लासेस में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास का क्लास सुनेंगे, फिर एक बार पूरे लॉक करेंगे, आपको सारे डेट एकदम स्पष्ट क्लियर रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास कल हम लोग का 12 बजे से इसी टाइम से होगा और पूरे का पूरे आप एकदम ध्यान देते जाएंगे, एकदम याद होते चला जाएगा। आज का क्लास आता यहीं तक।